कहानी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को दिखाते हैं जो बोलता है, मैं इस नाम से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। वो एक बहुत ही बेकार स्वर्ड्समैन था और दिमाग से थोड़ा बेवकूफ़ था। वो काउंट प्रूम का सबसे बड़ा और निकम्मा बेटा जीन प्रूम होता है। अब हमें एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो उससे लड़ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है, मैं नॉर्थ का सबसे ताकतवर नाइट हूँ, मैं तुझ जैसे कचरे से आखिर कैसे हार सकता हूँ। फिर जीन उससे पूछता है, तुम ऐशो आराम में तो हो ना? मैंने बहुत पैसा खर्च करा है तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। जीन बहुत ही कोल्ड वॉक करते हुए आता है और उसको घूर के देखता है। फिर उससे पूछता है, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? उसका दुश्मन बोलता है कि ये वो निकम्मा जीन हो ही नहीं सकता। तुम्हें मेरे प्लान्स के बारे में आखिर पहले से ही कैसे पता लग गया? जीन बोलता है, सिर्फ यही नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे सारे जासूस और तुम्हारी रीइंफोर्समेंट में किस किस ने मदद करी है, मुझे वो सब भी पहले से ही पता था और तुम मेरे जाल में फंसते गए। वो आदमी भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये हो ही नहीं सकता, मैं तुम जैसे कचरे से आखिर कैसे आ सकता हूँ? इतने में ही जीन उसके मुंह में एक जोर की लात मारता है और बोलता है, चुप रहो, और उसको धमकी देते हुए बोलता है, तू चाहे जितनी बार भी कोशिश कर ले, तू हमेशा हारेगा और मैं हमेशा जीतूंगा। वो अपना हेलमेट उतारते हुए बोलता है, तुझे पता है तू हमेशा क्यों हारेगा? क्योंकि मुझे पहले से ही पता है तेरे सारे प्लान्स के बारे में। तू कुछ भी कर ले, तू कभी जीत ही नहीं सकता। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जीन घबराते हुए अपने हाथों को देखता है और फिर अपने गले को चेक करता है। फिर हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीन की तलवार हवा में उड़ रही होती है और उसकी छाती में जोरों की तरह तलवार के घाव दिखाई देते हैं। वो अपने घुटने के बल बैठा होता है और हमें एक लाल बाल वाला नाइट दिखाया जाता है। वो जीन को बोलता है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है जीन। जो हमारा जीन है वो कॉन्टिनेंट के 7 सबसे ताकतवर आदमियों में आता है और इस बंदे का नाम ईडन होता है। ये कॉन्टिनेंट के 7 सबसे ताकतवर नोबल नाइटों में आता है। ईडन जीन को बोलता है, जंग अब खत्म हुई मेरे दोस्त, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? जीन ईडन को बोलता है, कुछ नहीं, बस उसे अफसोस है कि वो ईडन को अपने हाथों से मारकर अपना बदला पूरा नहीं कर पाया। ईडन उसको बोलता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था वो प्रूम का सबसे बड़ा बेटा है और बोलता है, कैसे तुमने अपनी बहन के मरने के बाद अपने घर को छोड़ दिया था? जीन पूछता है, तुझे ये सब कैसे मालूम कुत्ते? ईडन जीन को बताता है, क्योंकि मैंने तेरे बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी और मैंने और डेल्पियन परिवार ने साथ मिलकर ही तेरे परिवार को खत्म करा था जीन। जीन को उस समय रियलाइज होता है कि सिर्फ ड्यूक डेलियन परिवार ही उसका दुश्मन नहीं था बल्कि उसके साथ बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए थे जिन्होंने उसके परिवार को खत्म करा। अब ईडन अपनी तलवार जीन के गले पर रखता है और बोलता है, तुम्हें अब कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी बस अब थोड़ी ही देर में तुम मरने वाले हो जीन। जीन उसको चिल्लाकर बास्टर्ड बोलता है और बोलता है वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। ईडन बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर अपनी तलवार के एक झटके से वह जीन की गर्दन उड़ा देता है और जीन एक्सप्लेन करता है कि उस मोमेंट में उसके 2 टुकड़े हो गए थे और अभी उसकी गर्दन उसके दर्द से जुड़ी है। वह सोचता है, क्या वो कोई बुरा सपना देख रहा था और अभी वो इतना जवान क्यों है? जादूगरों ने मुझे पकड़कर मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया? अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन जादूगरों को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें एक आवाज आती है, कोई जीन को यंग मास्टर बोल के बुलाता है। ये प्रूम का एक सोल्जर होता है और इसका नाम होता है रिकार्डो। रिकार्डो बोलता है, मास्टर बाहर आ जाओ, मुझे पता है आप जाग रहे हो। जीन उसे चुप रहने को बोलता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। जीन रिकार्डो को बोलता है, अगर तूने मेरे सभी सवालों का आंसर सही दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ये बोलकर जीन अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। रिकार्डो कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, आप क्या कर रहे हो? आप अभी अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। जब आपको एक बार मना कर दिया तो आपको समझ क्यों नहीं आता? जीन सोचता है, ये पागल वागल है क्या? मैंने इसकी गर्दन पे तलवार रखी है और ये कैसा रिएक्शन दे रहा है, और पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रिकार्डो जीन को धक्का देकर अलग करता है और बोलता है कि रिकार्डो उसके बचपने से थक कर सो गया था। जीन पूछता है, ये क्या बक रहे हो तुम? रिकार्डो बोलता है, मास्टर आप सोकर सब भूल गए क्या? कैसे आप सबको परेशान कर रहे थे? बोल रहे थे ऑक से लड़ने में ग्रुप को आप कमांड करोगे। जीन कंफ्यूज हो जाता है, ये किस तरह की बकवास कर रहा है? रिकार्डो बोलता है, आप तैयार हो जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जीन पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? रिकार्डो बताता है, हम प्रोम स्टेट जा रहे हैं, और जीन उसकी कॉलर पकड़ता है और उसे फिर से बोलने को बोलता है। रिकार्डो उससे पूछता है, आपका दिमाग तो ठीक है ना? पर जीन उसे और डराते हुए पूछता है कि वो बर्बाद हुए प्रोम की बात कर रहा है।
अब हमें अगले सीन में जीन को पहाड़ पर खड़े हुए दिखाया जाता है। वो बोलता है ये तो मेरा ही शहर है, और वो सोचता है ये तो पूरा सही सलामत है। रिकार्डो उससे पूछता है तुम्हें कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम अपने ही शहर को बर्बाद बोल रहे थे, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। जीन अपने गाल को खींचता है और सोचता है क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मैं पहले से बहुत ज़्यादा जवान हूँ, सब कुछ ठीक है, कहीं मैं पास में तो नहीं आ गया। जीन के घर वाले उसे हमेशा निकम्मा समझते थे, इसलिए वह अपने घर से भाग गया था। फिर कुछ सालों बाद उसने मर्सनरी ग्रुप ज्वाइन करा। उसने बहुत लड़ाइयाँ जीती, उसका बहुत नाम हुआ। फिर वह वापस अपने घर लौटा अपनी गलती सुधारने के लिए। पर वहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं बचा था, उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी, उसका शहर पूरा बर्बाद हो चुका था। वो जिनको भी प्यार करता था सब मर चुके थे। पर अभी इस समय जिनको भी वो प्यार करता था सब जिंदा हैं, उसका शहर भी पूरी तरीके से ठीक है। ये सोच के वो हंसता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो खुशी में गाना गाना चाहता है। फिर उसे याद आता है कि रिकार्डो ने ऑक्स के ऊपर रेड के बारे में बताया था। उसको याद आता है उसकी पास्ट लाइफ में आज के ही दिन उसके बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं ऑक्स के हाथों। उसने भी इस रेड में पार्ट लिया था, ये सोचकर कि उसका भी नाम बन जाएगा। उन्हें रिपोर्ट में बताया था कि सिर्फ 3 ऑक्स होंगे, पर उस दिन 20 से भी ज्यादा ऑक्स ने उन पर हमला किया था, और लगभग सब लोग मर जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि उसने ही जिद करी थी सबको लीड करने की। वो सोचता है ऑक्स को मारना बड़ी बात नहीं है, पर दिक्कत ये है कि लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। तभी उनका एक डिफेंस फोर्ट्रेस हवा में उड़ते हुए दिखाई जाता है। फ्रंट सोल्जर चिल्ला के बताते हैं कि ऑक्स ने उन पर हमला कर दिया। जायंट्स ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं। जीन सोचता है उसकी पास्ट लाइफ में भी ये सब इतनी जल्दी हुआ था क्या? ऑक्स उनको कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं, जीत की कोई उम्मीद नहीं होती। तभी एक आदमी चिल्लाता है सभी सोल्जर्स फॉर्मेशन में आ जाओ, डरो मत। वो आदमी रेड स्क्वाड कमांडर स्कॉव होता है। एक ऑक अपने हथियार से उनके ऊपर हमला कर देता है और वो बाल बाल बचता है। वो बोलता है उन लोगों ने लापरवाही करी, तभी वो आज एम्बुश हो चुके हैं, और जितना बताया गया था रिपोर्ट में उससे ज्यादा ऑक्स हैं यहाँ पर। उसको लगता है वो सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। तभी जीन उस पर चिल्लाता है स्कॉफ। स्कॉफ कंफ्यूज हो जाता है और पीछे मुड़ता है, और जीन चिल्ला के बोलता है अपने पीछे देखो। एक ऑर्क उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जीन जल्दी से स्कॉफ के पास पहुंचता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे फेंकता है। स्कॉफ कंफ्यूज हो जाता है जीन उसके लिए क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, पर जीन तलवार से ऑक के हाथ को एक ही स्लैश में काट देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं ऑक को कटा हुआ देखकर, और ऑक चिल्लाकर जमीन पर धड़ाक से गिरता है। जीन अपनी ब्लेड को झटके से साफ करता है और सोचता है कि अभी उसे माना का यूज करना नहीं आता। वह स्कॉफ के पास चलकर जाता है और पूछता है क्या आप ही कमांडर हो? स्कॉफ कंफ्यूज हो जाता है और जीन स्कॉफ को बोलता है ये मुझे दे दो। स्कॉफ पूछता है क्या चाहिए तुम्हें? जीन बोलता है मुझे कमांडर बनना है आज की रेड के लिए। स्कॉफ बोलता है तुम क्या मांग रहे हो? मुझे पता है तुम इडियट हो, पर मैं तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। वह खड़ा हो जाता है और जीन को मना कर देता है। वो वहां से जाने लगता है और जीन से पूछता है क्या तुमने इसे खेल समझ के रखा है? भले ही तुम यंग मास्टर हो, पर फिर भी मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे सकता। जीन थोड़ा इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि अगर उसके पास भी कोई बेवकूफ़ आके ऐसा बोलता तो वो भी स्कॉफ की तरह ही रिएक्ट करता। फिर हम देखते हैं एक और ऑर्क अपने साथी का बदला लेने आता है और स्कॉफ उसे पीछे हटने को बोलता है कि अब वो संभाल लेगा। जीन बोलता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, और अपनी तलवार ऑर्क की तरफ फेंकता है। स्कॉफ बाल बाल बचता है उसकी तलवार से। स्कॉफ जीन की कॉलर पकड़कर उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? फिर उसे पीछे से आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो ऑर्क के माथे पर जीन की तलवार को घुसा देखता है। ऑर्क दर्द में चिल्ला गिर जाता है। स्कॉफ कंफ्यूज होकर सोचता है आखिरकार जीन ने इतने शक्तिशाली ऑर्क को कैसे मार दिया। जीन स्कॉफ से पूछता है तुम्हें मालूम है वॉर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर ऑर्क से बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और सब अपनी अपनी शील्ड के पीछे छुप चुके थे। तभी जीन स्कॉफ को बोलता है कि अगर तुम्हारे सोल्जर डर रहे हैं लड़ने से तो तुम वो बैटल कभी नहीं जीत सकते। और फिर वो अपनी तलवार ऑक के सर से निकालता है और दौड़कर टूटे हुए टावर पे से उछलकर एक ऑक के ऊपर लैंड करता है। वो अपनी तलवार उस ऑक के सर में घुसा देता है। स्कॉफ को ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। जीन अपनी तलवार उसके सर से निकालता है। स्कॉफ अब भी आश्चर्य में था। जीन बाकी ऑक्स को चिल्लाते हुए बोलता है आ जाओ, आज वो सबको मार देगा। ऑक्स जीन पर हमला कर देते हैं और जीन उनको मारता जाता है। वो एक का हाथ काटता है और दूसरे ऑक का सर। स्कॉफ को अपनी आंखों पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा होता। उसको लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। स्कॉफ के जैसे माना यूजर को भी ऑर्क्स को इतनी आसानी से नहीं मार सकता।
फिर ये दुबला पतला जीन कैसे मार रहा है इतनी आसानी से। अब हमें जीन को दिखाता है, वह पूरा थक चुका होता है और वो बहुत कम मूवमेंट करके ऑग के हमलों से बच रहा होता है और अपनी शानदार स्वॉर्ड स्किल से उनको मार रहा होता है। ये सब देखकर स्कॉप और शॉक में चला जाता है। जीन चिल्ला के ऑग को बोलता है, इतनी जल्दी थक गए, अभी तो उसकी बॉडी गर्म भी नहीं हुई। फिर सभी सोल्जर रियलाइज करते हैं कि जीन वहां से भागने लगता है और सारे ऑक्स मिलकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। स्कॉफ भी वहां पर शॉक में खड़ा होता है। वो सोचता है ये जीन के दिमाग में चल क्या रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचता है कि ऑक्स का अटेंशन लेना तब तक तो ठीक था, पर अभी अटेंशन लेकर भाग क्यों रहा है। फिर वो रियलाइज करता है कि जीन क्लिफ की ओर भाग रहा है और फिर वो पसीना पसीना हो जाता है और फिर चिल्ला के बोलता है, ये हो ही नहीं सकता। अब वह अपने सभी सोल्जर को शील्ड वॉल बनाने को बोलता है और बोलता है, हम सब जीन की कमांड को फॉलो करेंगे। सभी ऑक्स जीन की तरफ बहुत जोरों से भाग रहे होते हैं और जीन सोचता है कि स्कॉप ने उसके प्लान को आराम से फिगर आउट कर लिया होगा। वो चाहता था कि वो सारे ऑक्स को काट कर मार डाले, पर उसका स्टेमिना ये सब करने की उसको इजाज़त नहीं दे रहा था और सोचता है पर स्कॉप अब सब कुछ संभाल लेगा और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देता है। ऑक्स जीन को क्लिफ के पास घेर लेते हैं। तभी वो पीछे से आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही वो देखते हैं, उन्हें स्कॉप और सारे सोल्जर अपने अपने भाले के साथ उनकी तरफ अटैक करते हुए दिखते हैं। जीन हंसते हुए बोलता है कि ये सब परफेक्ट है और वो क्लिफ से कूद पड़ता है और स्कॉफ को चिल्लाकर बोलता है, खत्म कर दो इन्हें। स्कॉफ भी चिल्लाकर बोलता है, गिराकर मार डालो सबको। और फिर वो सबको धक्का देकर नीचे फेंक देते और हमारा जीन अपनी तलवार क्लिफ में घुसाकर लटक रहा होता है और सारे के सारे ऑक्स नीचे गिरकर मर जाते हैं। सोल्जर खुश होकर बोलते हैं, किसी न किसी तरीके से उन्होंने सारे ऑक्स को मार ही दिया। स्कॉफ क्लिफ पर जाकर जीन का नाम चिल्लाते हुए उसे नीचे देखता है और जीन अभी भी अपनी तलवार को पकड़कर लटक रहा होता है। स्कॉफ ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि जीन अभी तक जिंदा होगा और वो जीन को देखकर स्माइल करता है और अपना हाथ जीन की तरफ बढ़ाता है, पर जीन बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसका हाथ फिसल रहा होता है और वो बोलता है वह नहीं पकड़ पाएगा और उसका हाथ तलवार से छूट जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस मैनवा का पहला पार्ट खत्म हुआ। अगर आपको ये मैनवा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। अगले सीन में हमें जीन को सपना देखते हुए दिखाया जाता है। सपने में उसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है जो जीन को बुला रही होती है। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि जीन की छोटी बहन एलेना होती है और जीन उसके साथ अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचने लगता है कि कैसे धीरे धीरे वह और निकम्मा होता गया, जिसके कारण उसके रिश्ते भी एलेना के साथ खराब होते गए। फिर उसके जीवन में एक पॉइंट ऐसा आया था जब एलेना उससे नफरत करने लग गई थी। वह अपनी मेमोरीज के एक फ्रेगमेंट को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। तभी एलेना उसे पकड़ती है और रोते हुए बोलती है, चलो जीन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर अचानक से जीन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी छत को देखता है। जीन रियलाइज करता है कि वह अभी अपने घर पर है और अपने दोनों हाथों को चेक करता है कि वह सही सलामत तो है ना। फिर वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार स्कॉब और उसकी बटालियन ने उसे बचा ही लिया। वो सोचता है कि उसने कैसा अजीब सपना देखा एकदम से अभी। तभी थोड़ी देर में ही उसकी पूरी बॉडी पेन करने लग जाती है। वह सोचता है कि शायद रेड में उसने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा थका लिया था, इस वजह से उसकी बॉडी दर्द कर रही है। पर वो खुश होता है क्योंकि वो अभी जिंदा था। तभी एक औरत गेट खोलती है और बोलती है जीन को कि जीन, आप जाग गए। उसके हाथ में एक पानी की बाल्टी होती है। ये लड़की का नाम होता है बेलिंडा। वो जीन को बोलती है, आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी, आप अपने आप को इतने डेंजर में मत डाला करिए। जीन बेड से उठकर बेलिंडा को हक कर लेता है और बेलिंडा पूछती है, ये आप क्या कर रहे हो। जीन बोलता है, कुछ नहीं। वो बस उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। फिर हमें मालूम चलता है कि बेलिंडा उसकी पर्सनल ट्यूटर थी। जब से वो छोटा था तब से बेलिंडा ने उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। पर जब जीन की फैमिली बर्बाद हो गई थी तब से बेलिंडा मिसिंग थी और उसे कभी नहीं मिली और उसे फिर देखने की उम्मीद भी नहीं थी जीन को। बेलिंडा सोचती है, इसे क्या हुआ, हम तो रोज़ ही मिलते हैं। फिर जीन सोचता है कि मुझे बेलिंडा को सब सच बता देना चाहिए। फिर वो बेलिंडा को बताता है कि हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो पूछती है, आप कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हैं। जीन बेलिंडा को बताता है कि सच्चाई ये है कि वह मरकर वापस जिंदा हुआ है। बेलिंडा हंसते हुए बोलती है, जरूर, लगभग ऑक्स ने तुमको मार ही दिया था। जीन बेलिंडा को समझाने की कोशिश करता है पर बेलिंडा बोलती है, अभी प्रोम से ज्यादा खतरे में आप हो जीन। फिर जीन सोचता है इसे समझाना बेकार है। फिर बेलिंडा जीन से पूछती है, अगर आपको चोट लग जाती तो आप फेस्टिवल में कैसे जाते। तभी जीन को कुछ याद आता है। फिर बेलिंडा बोलती है, क्या आप फिर से भूल गए, आपने लेडी एलेना को प्रॉमिस करा था कि आप इस साल उनके साथ फेस्टिवल में जाएंगे।
ये फेस्टिवल आप दोनों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है, आप दोनों को वापस करीब आने के लिए। उसको याद आता है कि फेस्टिवल हमेशा साल के इसी समय के आसपास होता था। अब वो अपनी और अपनी बहन की एक फोटो हाथ में पकड़ा हुआ होता है। वो सोचता है कि उसकी पास्ट लाइफ में वो ये सब एंजॉय नहीं कर पाया अपने ट्रॉमा की वजह से, और बेलिंडा से पूछता है कितना समय है फेस्टिवल स्टार्ट होने में। बेलिंडा बोलती है लगभग एक हफ्ते में फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। उसे विश्वास नहीं होता ये सब इतनी जल्दी हो रहा है। तभी उसकी बहन पूछती है भैया आप अंदर हो, और वो अंदर आ जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसी फेस्टिवल में जीन की जिंदगी बदल गई थी। इस फेस्टिवल की यादें हमेशा जीन को परेशान करती रहती थी। बताया जाता है कि इसी फेस्टिवल में ही एलेना की मौत हो गई थी। जैसे ही एलेना अंदर आती है, जीन एलेना को हक कर लेता है। ये देखकर बेलिंडा भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। एलेना भी शर्माने लग जाती है और बोलती है तुम किस टाइप का प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ। फिर जीन उसको बोलता है कि उसने उसे बहुत ही ज्यादा मिस करा। फिर एलेना उसे क्रीप बोलकर धक्का देकर दूर हटा देती है। फिर जीन सोचता है तो ये बुटकी, पर इसमें ताकत बहुत है। फिर एलेना जीन को बताती है कि बेलिंडा ने उसे यहाँ पर आने को बोला, और तुम किस टाइप का गेम खेल रहे हो मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे तो मैं सब भूल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी। फिर एलेना बोलती है तुम्हें याद है तुमने किस तरीके से मुझे बेहुदा और डिस्कस्टिंग बोलकर मुझे अपने पास से भगा दिया था। जीन को ये सब सुनकर भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसने ये सब एलेना को बोला होता है। फिर वो एडमिट करता है कि पास्ट लाइफ में उसके रिलेशनशिप एलेना के साथ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरा भाई था। फिर वो एलेना से माफ़ी मांगता है। ये देखकर बेलिंडा और एलेना को विश्वास नहीं हो रहा होता कि जीन उससे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बोलती हैं शायद रेड में इसके सर में चोट लग गई है। फिर जीन बोलता है तुम लोग कितना बुरे हो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तभी जीन के शरीर में दर्द होने लगता है। ये देखकर बेल्डिना और एलेना हंसने लगती हैं और बोलती है पक्का इसके सर में चोट लगी है। जीन ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। वह सोचता है कि पिछली लाइफ में उसने अपना कितना टाइम वेस्ट किया यूजलेस चीजें करने में, और उसने एलेना को भी मना कर दिया था फेस्टिवल में जाने से। फिर उसके बाद उसको एलेना की कटी हुई लाश मिलती है, जिस चीज का उसको जीवन भर पछतावा होता है। तभी हमें गेट पर नॉक करने की आवाज आती है। वे एलेना के बॉडीगार्ड होते हैं, जिसका एक का नाम जमाल और दूसरे का नाम फिलिप होता है। तभी एलेना उन पर भड़क जाती है और बोलती है तुम लोग अंदर क्यों आए जब मैंने तुम्हें मना करा था अंदर आने से। वो दोनों एलेना से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि नौकरों ने कहा है कि उन्हें एलेना की मदद की जरूरत है। जीन पूछता है नौकरों को एलेना की किस चीज की जरूरत होगी। फिर बेलिंडा बताती है तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ वर्करों की बहुत ही ज्यादा कमी है। इतने कम है कि एलेना को भी उन लोगों की मदद करनी पड़ रही है। जीन सोचता है पास्ट लाइफ में उन्हें बाकी किसी चीजों से ज्यादा मतलब नहीं था, और वो एलेना को बोलता है कि वो भी मदद करेगा। ये सुनकर वो जीन की तरफ देखती है और बेलिंडा और एलेना दोनों शॉक हो जाती हैं। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं। बहुत लोग जोरों शोरों से फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और दुकानदारों ने अपनी दुकान लगाई होती है फेस्टिवल में। जीन चिल्ला के एलेना को बोलता है मैं भी मदद करूंगा। एलेना उसे भगा देती है और बोलती है लोग तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, वह तुमसे डरते हैं। अब जीन उसे बोलता है कि तुम मदद करने वाले के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि एलेना की बॉडी इस्लाम के पास मिली थी, जो फेस्टिवल से बहुत ज्यादा दूर थी। और फिर बोलता है या तो किसी ने एलेना को बुलाया होगा या फिर जोर जबरदस्ती करके ले गया होगा। अब ये सब रोकने के लिए उसे महल के अंदर और बाहर जाने के सारे रास्तों के बारे में पता करना पड़ेगा, तभी वो ये सब रोक पाएगा। फिर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो बोलता है लॉर्ड जीन। वो जीन का पर्सनल नौकर ओल्ड मैन फर्गस होता है। वो बोलता है भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि आप ठीक हो जीन। फिर वो जीन को बताता है जैसे ही उसे खबर मिली ऑक्स के बारे में, वह तुरंत जीन के पास आया। जीन बोलता है क्या हम उस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। फिर एलेना बोलती है ओल्ड मैन ये बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है उठने के बाद, क्या आप वापस इसे अपने कमरे में लेके जा सकते हैं। फिर फर्गस बोलता है हाँ जरूर। फिर जीन सोचता है मैं इस बारे में कासल के अंदर ज्यादा अच्छे से सोच पाऊंगा। जीन फर्गस को बोलता है कि कासल के अंदर एक खाली ट्रेनिंग फील्ड है, तुम मुझे वहां ले चलो। फर्गस जीन को बोलता है पर किस लिए। जीन बोलता है कि हम वहां पर ट्रेनिंग करेंगे। ये सुनकर फर्गस काफी शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जीन कासल को देखकर बहुत शॉक होता है और सोचता है ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। फिर वो सोचता है कि ये मेरी ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है और मुझे ऐसी कभी लोकेशन नहीं मिली जब मैं मर्सनरी था। फिर फर्ग्यूसन उसे बोलता है कि हमने इस जगह को एकदम वेल मेंटेन करके रखा है कि शायद कभी आप भी ट्रेनिंग करने आए। फिर फर्ग्यूसन उसको बोलता है मुझे पता है ये बस कुछ समय के लिए ही है। फिर जीन सोचता है क्या मेरी पास्ट लाइफ में इसने भी। फिर जीन सोचता है अच्छा तो ये हुआ था। वो हमें नहीं बताया जाता, वो बाद में बताया जाएगा कि जीन के साथ क्या होता है। फिर जीन बुड्ढे को बोलता है कि मैं बहुत लंबा जीऊंगा ओल्ड मैन, मरना काफी ज्यादा डरावना लगता है। फिर फर्ग्यूसन बोलता है माफ करिए मालिक, पर ऐसा लगता है कि आप पहले भी एक बार मर चुके हैं।
आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। फिर जीन बोलता है, फर्ग्यूसन तुम समझदार हो। हाँ, मैं सच में एक बार मर चुका हूँ, फिर वापस जिंदा हुआ हूँ। फिर फर्ग्यूसन बोलता है, आज के लिए बहुत हुआ माय लॉर्ड। फिर जीन उसको बोलता है, अब तुम जा सकते हो बुड्ढे, अब मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। फर्ग्यूसन उसको बोलता है, मैं बाहर खड़ा हूँ लॉर्ड। फिर जीन सोचता है कि मैंने सबको ऐसे ही ट्रीट किया जैसे सब मेरे दुश्मन ही हो, पर मैं बहुत ही ज़्यादा बकचोद था। फिर वो सोचता है, सिर्फ एक हफ्ता मेरे पास। फिर हमें मालूम चलता है कि एलेना की मौत का जिम्मेदार एक नेबरिंग टेरिटरी का एक लॉर्ड होता है, और जो एलेना की मौत थी वो हमारी फैमिली का डाउनफॉल का स्टार्ट ही था। इसका ये मतलब है कि मुझे अब से पूरी मेहनत करनी होगी ये सब रोकने के लिए। फिर वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे अपनी फिजिक को अच्छा बनाना होगा। फिर वो बोलता है कि ये बहुत ही गंदी बात है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पर इतना वक्त माना कंट्रोल सीखने के लिए काफ़ी है। और वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, वह अंदर हवा लेने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि माना एक सुपर नेचुरल रिसोर्स है जो इंसान को उसके लिमिट पुश करने में काफ़ी मदद करती है। फिर हमें बताया जाता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि माना को नोटिस करना और अपने अंदर एब्जॉर्ब करना सबसे टफ पार्ट होता है इस ट्रेनिंग का। पर मैंने ये काम बैटल के बीच में भी करा था जब मैं मर्सनरी था, तो ये मेरे लिए आसान होगा। मुझे सबसे पहले जो हवा में माना पार्टिकल्स उड़ रहे हैं उनको फील करना होगा और फिर उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने 1000 नहीं 10,000 बैटल लड़ी है, उसके लिए ये सब काफ़ी आसान होगा। फिर वे ट्रेनिंग में एक माना कोर बना लेता है और वो सोचता है माना कोर बनाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, पर अगर ये सिर्फ इतना ही होता तो मैं 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में नहीं आता उस समय। फिर उसको एक किताब के बारे में बताया जाता है कि उसने उस किताब से ही सब कुछ सीखा था, कैसे माना कलेक्ट करना है और कैसे उसके अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। फिर हमें बताया जाता है कि जीन ने मैक्सिमम 3 माना कोर डेवलप करे होते हैं। फिर उसको खून की उल्टी हो जाती है और वो बोलता है कि शायद 3 ही अभी उसकी लिमिट है, पर उसको याद आता है कि पास्ट लाइफ में उसने 5 माना कोर तक डेवलप कर लिए थे। सोचता है ये मेथड बहुत ही एक्सप्लोसिव फोर्स बहुत कम टाइम में बना देती है, पर इसकी शॉर्टकमिंग ये है कि ये बहुत ज़्यादा माना यूज़ कर लेती है। और वो बोलता है कि यही रीज़न था मेरी पिछली बार ईडन से हार का, क्योंकि मैं पूरा माना से एग्जॉस्ट हो चुका था और वो पूरी आर्मी बटालियन लेके आया था मुझसे लड़ने के लिए। अगर फेयर फाइट होती तो मैं पक्का उससे जीत जाता। ये काफ़ी डेंजरस टेक्निक है अभी, पर अभी के लिए ये काफ़ी है। अभी मेरा शरीर जवान है और मेरे पास बहुत समय है अपने आप को डेवलप करने के लिए। फिर वो खड़ा होकर बोलता है, इस बार मैं तुम्हारा सर काट दूंगा ईडन। फिर वो गुस्से में बोलता है, जो भी मेरे परिवार के पीछे पड़ा है मैं उन सबको काट दूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। फिर हमें एक हफ्ते बाद का फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। जीन एकदम तैयार होकर रोड पे चल रहा होता है, तभी एलेना उसे देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या तुम सच में आ गए? तुम्हें क्या हुआ? तुम तो ऐसा कभी नहीं करते थे पहले। फिर वो बोलता है कि पर्डियम का नागरिक होने के नाते मुझे कम से कम एक बार तो फेस्टिवल में आना ही चाहिए। फिर एलेना उसको बोलती है कि तुम आजकल बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, बहुत अलग अलग से लग रहे हो, और मैंने सुना है कि तुम पिछले एक हफ्ते से कुछ और नहीं कर रहे थे बल्कि बस अपनी ट्रेनिंग ही कर रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या? फिर जीन बोलता है, ट्रेनिंग करने में क्या गलत बात है, मुझे भी तो अपनी नाइट फैमिली का नाम रोशन करना है। फिर एलेना बोलती है कि तुम्हें तो इन सब चीज़ों से पहले कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, तुम ही तो बोलते थे कि पापा बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है और काश तुम पहले ही लॉर्ड बन चुके होते। पर एलेना बोलती है कि मैं अभी खुश हूँ जैसा अभी चीज़ें तुम कर रहे हो, ऐसा लगता है कि मेरा भाई वापस लौट आया है। जीन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि मैंने अपने पास्ट वीक में ये रियलाइज़ करा है कि मेरे एक्शन चेंज हुए हैं, जिस वजह से पूरे फ्यूचर इवेंट्स भी धीरे धीरे चेंज होने लग गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेलिंडा फिलिप और जमाल को बोलती है कि तुम दोनों को लॉर्ड का ध्यान रखना है, हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते विजिटर्स के लिए। जमाल और फिलिप बेलिंडा को बोलते हैं, आप परेशान मत होइए, आप हम पर भरोसा करिए, हम जीन को कुछ नहीं करने देंगे। फिर हमें चेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीन सोचता है कि मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली है, अब मेरी हर चाल के लिए तैयार रहो तुम लोग। तभी एलेना जीन को भगाकर कहीं ले जा रही होती है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और एलेना बोलते हैं कि हर साल वही एक एक चीज़ होती रहती है, तो मैं थोड़ा बोर होने लगी हूँ, क्या इस साल कुछ नया नहीं है? जीन बोलता है कि पूरा फेस्टिवल खत्म होने वाला है और अभी तक एलेना के साथ कुछ नहीं हुआ, क्या ये इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ हूँ? फिर हमें एलेना के साथ 2 गार्ड दिखाए जाते हैं। वो गार्ड एलेना को बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड के अनुसार कुछ नई चीज हो रही है इवेंट में उस लोकेशन में, चलो चलकर देखते हैं। तो एलेना बोलती है, क्या सच में? फिर वहां से जाने लगती है और बोलती है, बहुत मजा आएगा। फिर जीन उन दोनों को देखकर बोलता है कि वो तुम दोनों ही थे, हमारी फैमिली के गद्दार, ये कोई और नहीं बल्कि जमाल और फिलिप होते हैं। अगर आपको ये रिकैप अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।